हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी जीडी का आरडब्ल्यूए फ्री वीकली मॉक टेस्ट। और एसएससी जीडी का जो आज मॉक टेस्ट हुआ था यानी 12 जुलाई 2026 को, तो उसका हम करने वाले हैं मैथ्स सॉल्यूशन। और एसएससी जीडी में आते हैं मैथ्स के 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन 1 है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 700 रुपये है। यदि इसे 35% यानी 35% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, इसके क्रय मूल्य के 5/3 गुने के बराबर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो, इसका जो मार्क प्राइस है एमपी मार्क प्राइस, वो कितना है? वो है 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये है। अब इसे 35% की छूट पर बेचा जाता है, यानी 700 रुपये को 35% की छूट में बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 65/100। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो। जब 7 का मल्टीप्लाई 65 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 455। और ये 455 का आएगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, इसका विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में बोला है जो इसका विक्रय मूल्य है यानी 455 है, वो इसके क्रय मूल्य यानी सीपी के 5/3 गुने के बराबर है। 5/3 गुने के बराबर है। तो 5 से इसे काट देंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। और सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सीपी की वैल्यू आएगी 91 इंटू में 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, यानी 273 का आएगा इसका 273 सीपी यानी कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? देखो, x रुपये की एक धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के हिस्सों का अनुपात 3:5 है। यानी x रुपये की धनराशि हमारे पास x रुपये की धनराशि है। ठीक है, a और b में हमें विभाजित करनी है, a/b में। a और b का रेशियो कितना दे रखा है हमें? a और b का रेशियो दे रखा है 3/5। ठीक है, और बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है? बी और सी का हमें रेशियो दे रखा है 4/7। यहाँ से अगर हमें A/B/C निकालना हो, A/B/C डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखो, ए का होगा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, 3 4 जा 12। और सी का होगा 5 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे 35। ठीक है, अब बी का निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 चौक 20। तो ये हो जाएगा 12 20 35। तो ए और बी और सी का रेशियो हो गया 12 20 और 35। टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 3 और 2 5 और 1 6, 67। टोटल हो गया हमारा 67। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि यदि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 1455 है, यानी बी और सी के बीच के हिस्सों का अंतर कितना है? यहाँ कितना अंतर है? 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1455। कितनी है? 1455। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? एक यूनिट की वैल्यू आएगी 1455 बट्टे में 15। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x क्या था? टोटल रुपये था। तो टोटल रुपये कितने हैं? 67। तो इनटू में मल्टीप्लाई कर देंगे 67 का। अब 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो 15 नंबर 135 होते हैं और 15 सत्ते 105 होते हैं, यानी 59 जा 135 और 57 जा 105। अब 97 का मल्टीप्लाई जब 67 में करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था। देखो, 7 7 जा 49 होते हैं, यानी इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 9 आएगा। और इसके ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसकी यूनिट डिजिट में 9 है। तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ही आप लगा सकते हैं 6499। तो इसका आंसर हो जाएगा 6499, क्योंकि देखो 7 7 जा 49 होते हैं, यानी यूनिट डिजिट में 9 आएगा। और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसकी यूनिट डिजिट में 9 था, इसलिए इसका मल्टीप्लाई आप पूरा मत करना, डायरेक्ट ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड। एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं। शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? तो देखो, उसके पास आरंभ में मान लेते हैं 100 सेब थे। ठीक है, तो 15% खराब हो गए, यानी कि 15% अगर इसमें से हम निकाल दें, 15% खराब हो गए तो हमारे पास बचे 85। ठीक है, अब उस 85 में से 90% को उसने बेच दिया। तो 90% को बेचने के बाद, तो देखो, जब 90% बेच देंगे तो हमारे पास कितने बचेगा? हमारे पास बचेगा 10%। और 10% कितना होगा? 85 का 10%, तो 8.5 होगा। देखो, 85 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 0 से 0 8.5 होगा, यानी 8.5 होगा। ठीक है, उसमें क्या बोला है? शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं।
यानी कि हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे 85 में से अगर 90% हमने बेच दिए तो 10% बचे, तो 85 का 10% होगा 8.5, तो हमारे पास बचे 8.5, तो 8.5 यूनिट की वैल्यू होगी 34। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 34 और बट्टे में 8.5, ठीक है 8.5। और इनटू में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रारंभ में कितने सेव थे यानी 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो बढ़ा देंगे, 17 से काटेंगे 17 पंचे 85 और 17 से काटेंगे 17 दूनी 34 और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0 0 और 2 का मल्टीप्लाई जब 200 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 400, यानी प्रारंभ में उसके पास 400 सेव थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है, यानी कि 4 + 6 + 8 + 12 और प्लस x, इसका औसत कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, किससे 5 से, क्योंकि देखो सब औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। एक तो कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 और 6 और 4 10 30, तो हो जाएगा 30 + x और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, ठीक है। अब ये दे रखा है x प्लस के 9 और प्लस के 13 और प्लस के 15 और प्लस y, इसका औसत कितना है, इसका औसत दे रखा है 9। तो औसत कैसे निकालेंगे, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, और ये भी कितने हैं, ये भी 5 है। x की वैल्यू कितनी है 5, तो देखो 15 और ये 13, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 28, 28 और 9 ये हो जाएंगे 37 और 37 और 5 कितने हो जाएंगे 42, तो हो जाएंगे 42 और प्लस हो जाएगा 22 और इक्वल 5 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो यहाँ से 2x - 3y की वैल्यू हमें निकालनी है, 2x - 3y। तो 2 और x की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस के 3 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। तो 10 माइनस ये हो जाएगा 121 और डिवाइड बाई 11, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 11 × 11 कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, फिर ये माइनस के ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -7, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 180 121 है यानी 121, 121 में 121 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4 और माइनस बाहर है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कितना हो जाएगा 1 यानी 1। तो क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए बिजली के एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। देखो रेलगाड़ी ए है, ट्रेन ए, वो क्या करती है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम का, तो रेल की जो डिस्टेंस होगी उसे मान लेते हैं एल ए की, और जो स्पीड है उसकी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या करती है, एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो टाइम कितना है 15, ठीक है। अब इसे काटेंगे अगर हम 6 से, तो 6 × 18 और 6 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा और 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, यानी जो लेंथ आ जाएगी ट्रेन ए की वो कितनी आएगी, वो आएगी 5 × 25 और 250 मीटर, यानी कि 250 मीटर, ठीक है। अब बोला है ये सामने से आने वाली 48 किलोमीटर यानी 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी बी को 19 सेकंड में पार करती है। देखो ये क्या बोला है, सामने से आने वाली, देखो ए ट्रेन ऐसे जा रही है, ट्रेन ए, और ये आ रही है सामने से, तो इनकी दिशा क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये ईस्ट में जा रही है तो ये वेस्ट में जा रही है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होती हैं तो रिलेटिव स्पीड को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ओके माइनस। तो दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू में टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस इस बार किसके लिए, ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई कितनी है 250 मीटर, और ट्रेन बी की लंबाई, तो ट्रेन बी की लंबाई क्या है, बी मान लेते हैं, स्पीड को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस कैसे करेंगे 48 यानी 48 और प्लस 60, तो ये कितनी हो जाएगी 108, और ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करके। मीटर पर सेकंड में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो सेकंड में दे रखा है, कितना दे रखा है 19 सेकंड, तो यहाँ पे कर देंगे 19 यानी 19, 18 से काटेंगे 6 बार कटेगा, ये कितना हो जाएगा 250 प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारा 5 6 30 और 57 0 यानी 570,
तो बी की वैल्यू यानी ट्रेन बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 570 में से 250 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 320, यानी जो बी है, ट्रेन बी है, उसकी लंबाई आ जाएगी 320 मीटर। 570 में से 250 को घटा देंगे, ट्रेन बी की लंबाई आ जाएगी 320 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, 3 व्यक्ति 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। यानी 3 व्यक्ति हैं, देखो ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, ये निवेश करते हैं। किस अनुपात में निवेश करते हैं, मान लेते हैं ए ने निवेश किया 5x, बी ने निवेश किया 4x और सी ने निवेश किया 8x। ठीक है, निवेश करके 1 वर्ष के बाद ए जो है वो 5500 रुपये का निवेश करता है, यानी ए जो है वो 5500 रुपये बढ़ा देता है, यानी 5500 रुपये, 5500 रुपये बढ़ा देता है ए। ठीक है, उसके बाद जो बी है वो 4300 रुपये निकाल लेता है। जो बी है वो क्या करता है कि 4x का उसने निवेश किया था उसमें से 4300 रुपये निकाल लेता है। तो जो ए और सी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है, निवेश का अनुपात 7:5:4 में बदल जाता है। यानी जो निवेश पहले था 5:4:8, अब हो जाता है A:B:C। अब कितना हो जाता है, हो जाता है 7:5:4। तो देखो यहाँ से अगर हम A/B करें, यानी A/B अगर हम यहाँ से करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, और यहाँ से A ये है, B ये है, तो इसे अगर हम अपॉन में करेंगे तो 5x + 5500 और ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस के 4300 और इक्वल क्या होगा A/B, और ये भी A/B यानी 7/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25x प्लस ये हो जाएगा 0 0 और 25 और ये हो जाएगा 27। इक्वल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 से 28x और माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28x और इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 30100 30,100। जैसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पर अगर सॉल्व करें तो जो 25x था प्लस यहाँ था 27,500 और इधर था 28x और माइनस था 30,100। तो देखो 30,100 इधर आएंगे तो ये जोड़ के हो जाएगा 57,600 और 28x में से अगर फिर 25x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x और 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19,200। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 19,200। अब देखो हमसे बोला क्या था कि शुरू में a ने कितना निवेश किया था, तो शुरू में कितना किया था 5x किया था 5x, तो x की वैल्यू कितनी है 90,500, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19,200 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का तो हो जाएगा 0 0 5 2 10 और ये हो जाएगा 40 5 1 5 9600 यानी 96,000 कितना हो जाएगा, यानी कि 96,000 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना हो जाएगा 96,000 ए ने निवेश किया था शुरुआत में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो एक विलयन में यानी एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात यानी कि एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो है 1:5। ठीक है, देखो मान लेते हैं ए जो है ए में क्या है एसिड और वाटर का अनुपात, एसिड लिख लेते हैं यहाँ पे अम्ल और यहाँ लिख लेते हैं वाटर। ठीक है, एसिड और वाटर का जो अनुपात है वो है 1:5। ठीक है, 1:5 और विलयन वी में यानी कि बी में क्या है अम्ल और जल का यानी कि एसिड और वाटर का अनुपात जो है वो कितना है 2:7। ठीक है, 2:7। तो यदि दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है, इन दोनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नया सॉल्यूशन बनाना है हमें जिसमें अम्ल और जल का यानी कि एसिड और वाटर का हमें मिक्सचर बताना है और दोनों क्या है समान मात्रा बोला है। अब देखो यहाँ पे कितना है एसिड 1 है वाटर 5 है यानी टोटल कितना है 6, सॉरी एक सेकंड, टोटल कितना है 6 और यहाँ टोटल कितना है 9। तो समान मात्रा कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 इधर और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 तो ये कितना हो जाएगा 18 और 14 और 4 ये कितना हो जाएगा 18। अब ये हुई समान मात्रा, अब समान मात्रा में से मिलाएंगे तो एसिड कितना हो जाएगा 3 और 4 7 और वाटर कितना हो जाएगा ये 29, 5 और 4 9 और 1 1 2। ठीक है, तो एसिड और वाटर का रेशियो हो जाएगा 7:29 नए विलयन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पाइप ए एक टैंक को 170 घंटे में भर सकता है। देखो पाइप ए वो एक टैंक को 170 घंटे में भर सकता है यानी कि 170 घंटे में भर सकता है। ठीक है,
पाइप बी उसी टैंक को 204 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 255 घंटे में भर सकता है। यानी पाइप बी है हमारे पास, वो उसी टैंक है हमारे पास, वो 204 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को कितने घंटे भर सकता है, 255 घंटे में भर सकता है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी, वो टैंक कितने लीटर का है। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे, 170, 204 और 255 का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे 17 आ रहा है। देखो यहाँ पे 17 आ रहा है तो 17 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10 टाइम्स। 17 बन जाए 17, 72 से 34, 17 बन जाए 17, यहाँ बचेंगे 8, 75 जाए 85। फिर अगर हम इसे 2 से काटें तो 2 से 5 बार, 2 से 6 बार और 2 से ये 15 ही जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से ये 5 और 3 दूनी 6 और 3 से ये 5। अब 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 3 दूनी 6 और 6 17 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 102 होगा और 102 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 1020। ठीक है। अब देखो जो हमारा टैंक है उसका कैपेसिटी आ चुकी है, वो है 1020 लीटर का। ठीक है। अब जो ए है, ए अगर उस टैंक को 170 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना लीटर भरता होगा, तो 170 से डिवाइड करेंगे इसमें, यानी कि 6 लीटर भरता होगा। ठीक है। बी उसको टैंक को 204 घंटे में भर देता है और वो टैंक 1020 लीटर का है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो वो भरता होगा 5, 1 घंटे में 5 लीटर। सी उस टैंक को 255 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में कितना लीटर भरता होगा, 4 लीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है यदि पहले 34 घंटे के लिए यानी 34 आवर्स के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो मुझे ये बताओ 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे। तो 1 घंटे में भरेंगे वो 6 और 5 11 और 5 15, यानी 15 लीटर पानी भरेंगे वो 1 घंटे में। ठीक है। 1 घंटे में 15 लीटर। तो 34 घंटे के लिए खोले गए हैं तो कितना लीटर पानी भर देंगे, 34 इंटू में 15, तो 15 चौका 60 और 15 थी 45 और 6 यानी 510 लीटर पानी वो भर देंगे। ठीक है। अब क्या बोला है, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, यानी जो पाइप बी है उसे बंद कर दिया गया है। तो पाइप ए और सी द्वारा टैंक का शेष भाग कितने घंटे में भरा जाएगा। शेष भाग यानी टैंक है कितना लीटर का, 1020 लीटर का, 510 भर गया है तो बचा कितना, तो ये तो 510 का दोगुना ही है, यानी कि 510 ही बचा, क्योंकि 1020 में से 510 घटाएंगे तो 510 ही बचेगा। अब जो शेष बचा हुआ टैंक है वो किसको भरना है, वो भरना है ए और सी को। तो ये ए और सी 1 घंटे में कितना भरेंगे, 6 और 4 10, तो वो कितने घंटे में भर देंगे, 51 आवर्स में, यानी कि 51 घंटे में, यानी 51 आवर्स में ये भर देंगे ए और सी दोनों मिलकर। तो ए और सी द्वारा टैंक का शेष भाग कितने घंटे में भरा जाएगा, 51 आवर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 51 घंटे यानी 51 आवर्स। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। रोबिन किसी दूरी का एक चौथाई भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला एक चौथाई भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी एक चौथाई भाग जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, फिर अगला एक चौथाई भाग वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और शेष जो भाग है हम मान लेते हैं x, तो वो जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी डिस्टेंस मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस मानेंगे कैसी, देखो डिनोमिनेटर में देखेंगे, यानी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि 4 है, तो ऐसी यूनिट डिजिट मानेंगे जो 4 और 4 यानी कि 16 से डिवाइड हो, 4 4 जा 16, तो 16 से डिवाइड होने वाली हम कोई भी डिस्टेंस मान लेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कि 16 किलोमीटर की डिस्टेंस थी टोटल, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस थी टोटल। ठीक है। तो रोबिन किसी दूरी का, वो दूरी कितनी मान ली हमने, 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर का एक चौथाई भाग, तो 16 किलोमीटर का एक चौथाई भाग कितना होगा, 16 का एक चौथाई करेंगे तो वो होगा 4, तो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो मुझे ये बताओ टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी उसे टाइम लगेगा 1/5 घंटे का, 1/5। ठीक है। तो अगला एक चौथाई भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला एक चौथाई 16 का एक चौथाई करेंगे तो 4, और उसे कितने डिस्टेंस से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा, 2/5। ठीक है। अब क्या है, शेष भाग, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 16, 4 चल चुका है, यानी 8 चल चुका है, 8 डिस्टेंस और बची, तो 8 को वो ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम लगेगा हमारे यहाँ से 1/10। ठीक है। तो ये टाइम हो गया टोटल 1/5, 2/5, 1/10। तो हमसे क्या पूछा है कि संपूर्ण दूरी के लिए रोबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो औसत चाल कैसे निकालेंगे, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 16 किलोमीटर जो हमने मानी थी, और टोटल टाइम कितना है, देखो टोटल टाइम कैसे देखेंगे, ये रहा टोटल टाइम 1/5, 2/5 और 1/10। टोटल टाइम हमारे पास 1/5 प्लस 2/5 और 1/10, ठीक है 1/10, ये क्या है टोटल टाइम। तो हमारी आ जाएगी एवरेज स्पीड। देखो ये हो जाएगा 16, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे कितना 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 4 + 1, यानी कि 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। और 10 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा 160, और नीचे कितना हो जाएगा 7। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 14, 7 2 14 प्लस 7 8 56, और ये 7 6 42 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 22.86 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन की, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक सेकेंड, ये वाइट कैसे हो गया, 1 मिनट रुकना, ओके 1 सेकेंड 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा 11, तो कोई बात नहीं वाइट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखो, विनीता 12,000 की धनराशि 9% के साधारण वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे 18,480 का मिश्र धन प्राप्त होता है। उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी। देखो, उसके पास प्रिंसिपल था कितना, 12,000 रुपये, कितना था 12,000 रुपये, ठीक है। अब वो 9% की रेट से क्या हो जाता है, कितने टाइम की अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए, हमें टाइम नहीं पता, तो वो हो जाती है 18,480, यानी उस पर उसे ब्याज कितना मिला, तो 18,000 में से 12,000, 18,480 में से जब 12,000 घटा देंगे तो हमें ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। देखो बोला है ना क्वेश्चन में क्या है, साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें 6,480। हमें बताना है टाइम, तो सिंपल क्वेश्चन है, एस आई इक्वल PRT/100 लगा देंगे। एस आई कितनी है 6,480, और पी यानी कि प्रिंसिपल कितना है 12,000, आर कितना है हमारे पास रेट 9%, और टाइम कितना है, हमें टाइम ही तो निकालना है, अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 100। तो 0 से 0, 0 से 0, और ये 0 से ये 0। अब ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटेंगे, 9 7 63, और 9 दूनी 18, और 12 से ये कट जाएगा, 12 से ये, 12 से 6 बार, तो टाइम कितना आएगा हमारे पास, टाइम आएगा हमारे पास 6 ईयर्स। कितना आएगा 6 ईयर्स, 6 साल बाद 12,000 की धनराशि 9% के साधारण ब्याज से 18,480 हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट, और हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। लो ब्लैक हो गया अपने आप, तो क्वेश्चन नंबर ये 12 हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन नंबर 12 का है, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करेंगे। 2 / 1/5 ऑफ, देखो ये बोर्ड मास के रूल से होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ होता है तो ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो देखो ये ऑफ के बाद क्या है, ये क्या है, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 2 = 4, 4 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 4 में ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। प्लस के ये हो जाएगा 1/2, तो ये डिवाइड का अगर साइन बदलना है मल्टीप्लाई में, तो ये वाली जो संख्या होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, यानी फिर 25/4 है, तो ये हो जाएगी 4/25, ठीक है। और माइनस करेंगे ये 4, उससे ये 2 से ये कट जाएगा, 2/25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 / 6/5, यानी 6/5, प्लस ये हो जाएगा हमारा 2/25 और माइनस के 4, ठीक है। इसे करेंगे सॉल्व, इधर पेज पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, प्लस इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ माइनस के 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा हमारा 5/3, और ये हो जाएगा माइनस के 98/25, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इनका 75, तो ये कितने बार जाएगा, 3 से जाएगा 25 बार, तो 25 बाई ये हो जाएगा 125, और माइनस के 3 बार जाएगा, 98 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 294, और 294 बड़ा है और माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस का आएगा। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 169, और नीचे क्या आएगा 75, क्या आएगा 75, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा माइनस के 169/75। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी सिलेंडर के आधार की त्रिज्या क्या होती है, रेडियस, और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, तो वो होता है 2πRh, जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 440, और 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, आर कितना दे रखा है हमें, आर हमें दे रखा है 7, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट हमें निकालनी है, तो 7 से ये 60 कट जाएगा,
22 दूनी 44 होते हैं, ये कट जाएगा 10 बार, तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसका आयतन कितना होगा, आयतन होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 7 × 7, और एच की वैल्यू क्या रखेंगे 10। ठीक है, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, और 7 से ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1540, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 1540 इज द राइट आंसर ऑफ 13 क्वेश्चन। तो 13वें का आंसर हो जाएगा हमारा 1540। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 8 अंकों की संख्या, हमें 8 अंकों की संख्या दे रखी है 179x091y 88 से विभाज्य है, यानी 88 से कटती है, तब 5x - 8y का मान है। देखो, एक 8 अंकों की संख्या है 179x091y, और ये 88 से डिवाइड होती है, किससे, 88 से डिवाइड होती है। तो 88 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब है ये 11 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड है तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी, और 11 और 8 तो इसके फैक्टर भी हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कोई संख्या 4 से कटती है तो वो 2 से तो कटेगी ही कटेगी, क्योंकि 2 जो है वो 4 का फैक्टर है। ठीक है, ऐसे अगर 88 से कटती है तो 11 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी होगी। अब कोई संख्या जब 8 से डिवाइड होती है तो उसका रूल ये है कि उसके लास्ट के 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होते हैं। अगर कोई संख्या है, बड़ी सी संख्या है, और वो पूरी की पूरी 8 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होंगी। यानी इस संख्या के जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो है 91y, यानी y की जगह ऐसी वैल्यू जरूर आनी चाहिए जो 8 से डिवाइड हो। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 8, यहाँ बचेगा 1, फिर 1 उतार लेंगे तो 8 × 8, यहाँ बचेगा कितना 3। अब y की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो 8 से डिवाइड हो जाए, तो केवल वो एक ही वैल्यू है और वो है 2, क्योंकि 8 4 जो होते हैं 32, तो ये कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि y की वैल्यू y की जगह क्या आया 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब इसे इरेज कर देता हूँ मैं, y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे 179x, और ये हो जाएगा 0912, तो ये 11 से भी डिवाइड होता है, ये 11 से भी डिवाइड होता है, और 11 का डिवीजन रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट जो संख्या है उनका सम करो और उसका डिफरेंस। देखो उनका सम का डिफरेंस कैसे, अल्टरनेट संख्या यानी कि 1, फिर 7 को छोड़ के 9, कितना हो गया 10, 10 और 0 कितना होगा 10, और ये कितना होगा 11, तो एक तरफ लिखेंगे हम 11। ठीक है, दूसरी तरफ 7 + x + 9 कितना हो गया, 7 और 9 कितना होगा 16, और 16 और 2 कितना होगा 18, तो 18 + के x, तो एक तरफ लिखो 18 + के x। मैंने क्या बोला, 11 का डिवीजन रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम करो। सबसे पहले देखो 1, फिर 7 को छोड़ के 9, फिर x को छोड़ के 0, फिर 9 को छोड़ के 1, फिर 7, फिर +x + 9 + 2, ये क्या है 2 है, ये 2। ठीक है, तो एक तरफ आया 11 और एक तरफ आया 18 + x। अब क्या होता है, इनका डिफरेंस लो, बड़े में से छोटा घटा दो, तो 18 + x में से हम 11 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये माइनस करने पर अब ये पता क्या आना चाहिए, अगर ये 11 से कटता है तो ये तो या तो 0 आए, ठीक है, या फिर 11 आए, या फिर 22 आए, या फिर ये 33 आना चाहिए, या ये 44 आना चाहिए, यानी या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब 18 में से 11 को माइनस करेंगे तो यह जाएगा 7 + के x बराबर, अब देखो ये 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि x की जगह -7 तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो एक डिजिट है, मतलब ये तो डिजिट है ना यहाँ पे, तो -7 कैसे रख देंगे बीच में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो ये 11 हो जाए। तो यहाँ पे अगर x की जगह हम 4 रख दें तो 7 और 4 11 होते हैं, तो 11 आ जाएगा, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, 22 भी नहीं आ सकता क्योंकि 15 रखनी पड़ेगी, और x तो एक सिंगल डिजिट नंबर है ना, तो 15 भी नहीं रख सकते। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 4 और y की वैल्यू आ गई 2। हमें लिखानी थी 5x - के 8y, तो 5 × x की वैल्यू कितनी है 4 - के 8y, y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगी 5 चौक 20 और 8 दूनी 16, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी 4। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF और लासा यानी कि LCM क्रमशः 8 और 48 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें संख्या का अनुपात और HCF दे रखा हो, मैंने क्या बोला है, संख्याओं का अनुपात और HCF दे रखा हो, तो हम डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, हमें HCF दे रखा है, HCF कितना दे रखा है,
हमें एचसीएफ दे रखा है 8, ठीक है। संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। तो जो संख्याएं होंगी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर हम अनुपात में कर देंगे तो हमारी संख्या आ जाएंगी। पहली संख्या आएगी हमारी 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 2 इंटू में 8, यानी पहली संख्या तो होगी हमारे पास 16, और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करेंगे तो वो हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 24। अगर हमें डायरेक्ट एचसीएफ दे रखा है और संख्या का अनुपात दे रखा है तो डायरेक्ट एचसीएफ का मल्टीप्लाई संख्या का अनुपात में करने से संख्याएं हमारे पास आ जाती हैं। हमसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो एक संख्या है 16, दूसरी संख्या है 24, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 24, यानी 24 होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की चाल यानी कि स्पीड ऑफ बोट हम मान लेते हैं x, वो कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा x मान लेते हैं उसे। नाव जो है 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखो यहाँ से मान लेते हैं 30 किलोमीटर है डिस्टेंस, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो सबसे पहले अब मैं मान लेता हूँ करंट, जो धारा है वो इस दिशा में बह रही है, ठीक है, धारा इस दिशा में बह रही है। तो पहले नाव जाती है इस दिशा में। अब मुझे ये बताओ, नाव भी इस दिशा में जा रही है और धारा भी इस दिशा में बह रही है, तो जो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, ये तो डाउन स्ट्रीम की मतलब कि प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल होता है ना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो ये तो अनुकूल की सिचुएशन बन गई। यानी यहाँ पे क्या होगा, स्पीड को प्लस करेंगे, स्पीड को क्या करेंगे प्लस, यानी स्पीड ऑफ बोट यानी कि मोटर बोट की चाल कितनी है 15, और धारा की चाल कितनी है हमें नहीं पता, तो प्लस करेंगे y, यानी ये 15 प्लस y की स्पीड से जाएगी पहले मोटर बोट, और जब लौट के आएगी तो मोटर बोट किस दिशा में, इधर की दिशा में, और धारा किस दिशा में बह रही है, इस दिशा में। तो देखो मोटर बोट किस दिशा में, इस दिशा में, और धारा बह रही है इस दिशा में। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को माइनस करते हैं, स्पीड बोट एंड स्ट्रीम में माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड को घटा देगी ना, बोट की स्पीड अगर कितनी है, बोट की स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन धारा इस दिशा में बह रही है, तो ये तो स्पीड को कम करेगी ना। कम कैसे करेगी, जब ये वहाँ से आएगी तो ये 15 माइनस y की स्पीड से आएगी। समझ में आया। देखो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर मैं मान लेता हूँ धारा इस दिशा में बह रही है, तो एक तरफ तो प्लस करेंगे स्पीड को, एक तरफ माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि जब एक तरफ वो जाएगी तो धारा की दिशा में जाएगी, और एक तरफ जब वो आएगी तो धारा की विपरीत दिशा में आएगी, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे 30 मिनट। तो 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 घंटे 30 मिनट, और 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 30/60, यानी कि ये हो जाएगा 4 होल 1/2, और ऐसे लगते हैं 2 चौका 8, यानी कि 9/2, यानी 9/2 घंटे लगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो टाइम कितना लगा, 9/2। टाइम क्या होता है, स्पीड, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी 30 किलोमीटर थी, और स्पीड कितनी थी, किस स्पीड से गई वो 15 प्लस y स्पीड से गई, ठीक है। फिर करेंगे प्लस, फिर जब वो लौट के आई, नाव जो लौट के आई कितनी डिस्टेंस चली उसने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस चली, और किस स्पीड से आई वो लौट के 15 माइनस y से। ऐसा करने से उसे टाइम कितना लगा, उसे टाइम लगा 9/2, ठीक है, 9/2। अब देखो इसे यहाँ के बाद सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और ये फिर सॉल्व नहीं होगी। तो इसका सबसे बढ़िया मेथड क्या है इसे सॉल्व ना करने का, कि ऑप्शन से करेंगे। अब देखो y की वैल्यू हम ऐसे क्या रखें जो ये 9/2 आ जाए। देखो ऑप्शन इसलिए लेके आया था मैं, ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे क्या था, मैं इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ। इक्वेशन थी 30, यहाँ पे थी 15 प्लस x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे थी 13 और 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, और इक्वल थी यहाँ पे 9/2। तो देखो ऑप्शन से हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे हम 15 प्लस एक्स, सॉरी एक्स नहीं थी y थी, चलो मान लेते हैं y थी, यहाँ पे मान लेते हैं y थी। अब y की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें जो ये कट जाए। देखो अगर 4 रखेंगे तो 15 और 4 19 होते हैं, 30 तो 19 से कटने से रहा, 30 तो नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 15 और 7 22, और यहाँ 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, तो ना तो 8 30 से कटेगा, ना 22 कटेगा 30 से। 3 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर 5 रखेंगे तो देखो 15 में से 5 जाएंगे 10, और 10 से ये कट जाएगा। देखो अगर 5 रखेंगे अगर हम तो 30, और y की वैल्यू कितनी रखनी है 5, तो 15 और 5 कितने हो जाएगा 20, प्लस यहाँ 5 रखेंगे कितना हो जाएगा, 15 में से 5 जाएंगे 10, तो 0 से 0 कटेगी, यहाँ पे 3, 0 से 0 कटेगी 3/2, यानी ये होगी 3/2 और ये होगी 3। तो इसे अगर हम एलसीएम लेंगे 2, तो 2 3 6 और 6 और 3 9, यानी 9/2 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू 5 रखने पर हमारा 9/2 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो गया 5। कितना हो गया 5 हो गया हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत लंबा जाएगा, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलें ऑप्शन से भी हम नहीं करना चाहते, हमें तो मेथड से बताओ, तो इसका एक और मेथड है। एक और मेथड कौन सा है, देखो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस इक्वल S1 इंटू में S2,
और जब टोटल टाइम दे रखा हो, तो यहाँ पे प्लस आ जाता है S1 प्लस S2, ठीक है। और N2 में टाइम, जब टोटल टाइम दे रखा हो तो यहाँ प्लस आ जाता है, टोटल टाइम दे रखा हो तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। S1 इंटू में S2, S1 प्लस S2 इंटू में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितनी थी हमारी, 30 किलोमीटर थी। S1 कितनी थी, 15 प्लस वाई की स्पीड से वो गई थी, और 15 माइनस वाई की स्पीड से वो आई थी वहाँ से, ठीक है। और S1 प्लस S2, तो 15 प्लस वाई और प्लस करेंगे 15 माइनस वाई, ठीक है। टाइम कितना था, टाइम था 9/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करेंगे 30, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225, और b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, ठीक है। y से y कट जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30, और इंटू में कितना हो जाएगा, 9/2, ठीक है। अब देखो 30 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसे, ये हो जाएगा 900, ठीक है, 900 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, 225 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में कितना था, 9/2, ठीक है। अब 2 से 9 से इसे काट देंगे, 100 बार कटेगा, और 100 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 इक्वल कितना था, 225, और माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 225 में 200 जाएंगे तो 25 बचेगा, और यानी कि ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन से ही करें, ऑप्शन से डायरेक्ट हम आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट। और कौन सा क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन था हमारा 17 शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि इसमें नंबर तो पढ़ नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब ब्याज हर 8 महीने के बाद संयोजित होता है तो किसी निश्चित राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3641 यानी 3641 है, तो राशि ज्ञात करें। देखो, जो 15% है ना, 15% वो वार्षिक है। वार्षिक का मतलब क्या है कि वो 12 महीने की ब्याज है, 12 महीने की 15%। लेकिन हमसे बोला है कि जब ब्याज हर 8 महीने के बाद संयोजित होता है, यानी हर 8 महीने में देनी है ब्याज, और ये 15% क्या था, ये 1 साल का था। तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, जब 12 महीने का 15% है तो 8 महीने कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, और 3 से कटेगा 3 पंजे 15, यानी कितना हो जाएगा 10%। हमें 8 महीने में कितना देना होगा, 10% देना होगा। और जब हर 8 महीने देंगे तो 2 वर्ष में कितना देंगे। देखो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो कितने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो हमें कितनी बार ब्याज देनी पड़ेगी, 3 बार देनी पड़ेगी। पहले 8 महीने में, फिर 8 और 8 16, और 8 3 24। तो हमें पहले 10% ब्याज देनी होगी, फिर 10% ब्याज देनी होगी, और फिर 10% हमें ब्याज देनी होगी, यानी 3 बार। 10% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा, 1/10 होगा। यानी पहली बार में 10 रुपये लिए थे तो उस पर 1 रुपये का ब्याज होगा, हमें 11 रुपये देने पड़ेंगे। फिर 10 का 11 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर 10 का 11 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हमने इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमने 1000 रुपये लिए थे तो 3 बार ब्याज देने के बाद हमें 1331 रुपये देने पड़ेंगे। यानी हमारी ब्याज कितनी जाएगी, उस पर ब्याज जाएगी हमारी 331 रुपये। कितनी ब्याज कमाएंगे हम, 331 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है 3641 रुपये, यानी 331 यूनिट की वैल्यू 3641 है। यानी जो 3641 जो है वो 331 की वैल्यू है। और हमसे पूछी है राशि ज्ञात करें, यानी हमसे कितने रुपए लिए थे, 1000 रुपये लिए थे, तो इनटू में 1000 की हमसे वैल्यू पूछी है। 331 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा, तो 11 इंटू में 1000 कितना हो जाएगा, 11,000, यानी 11,000 रुपये राशि थी हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर हमारा 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों के 56% यानी 56% मत प्राप्त हुए। कुल मतों के 5% मत अवैध घोषित किए गए। देखो कुल मत, अगर देखो कुल मत हम मान लेते हैं 100 थे, ठीक है। कुल मत हम मान लेते हैं 100 थे, ठीक है। उनमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए, यानी 5% तो अवैध थे भाई, 5% कर दिए अवैध, ठीक है। बचे कितने, अब बचे हमारे पास 95। उस 95 में से विनर को मिले कुछ और कुछ मिले लूजर को, ठीक है। अब विनर को कितने मिले, तो 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक विधानसभा चुनाव में विजेता को यानी विनर को कुल वैध मत कितने हैं 95, कुल वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुए, यानी इसको मिले 56% यानी 56%, तो इसको कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 44%, ठीक है। तो मतदाताओं की कुल संख्या 3,20,000 है। तो जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करें।
कुल संख्या कितनी है 3,20,000, हमने कितनी मान लिया 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे अनुसार 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3,20,000, ठीक है 3,20,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 0 से 0, 0 से 0, एक यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 3200, कितनी होगी 3200। अब हमें क्या निकालनी है 56% बोट, 95 का 56% कितना होता है 95 का 56%, तो 56 इंटू में 100, तो 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 19 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 28 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा 19 इंटू में 28 बट्टे में 10, ये होता है 56% ऑफ 95, ठीक है। ये वैध मत थे और विनर को मिले थे 56%। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3200, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 3200 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 3200 मल्टीप्लाई कर देंगे 19/28/10 का, तो 0 से 0 कट जाएगी, 19 से काटेंगे तो 0, 19 दूनी 38, 3 हासिल, 19 30 57 60, और इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 28 का। तो देखो आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो 6080 में अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 28 का, तो मैं तो मल्टीप्लाई पहले से कर लिया था, ये हो जाएगा 170, और इसका आंसर आ रहा था 240, 170 और 240, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो यदि x और 8 मतलब x 8 और 27 निरंतर अनुपात में हैं तो x का मान क्या है। देखो निरंतर अनुपात का मतलब होता है जैसे a b और c अगर निरंतर अनुपात में हैं तो इसका मतलब ये है कि a बट्टे में b बराबर होगा b बट्टे में c, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x और 8 और 27 अगर निरंतर अनुपात में हैं तो x बट्टे में 8 इक्वल होगा 8 बट्टे में 27 के, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू आएगी हमारे पास 64/27। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन यानी कि 96 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए है किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 96 डेज में कर सकता है, ठीक है। बी जो है वो ए से 3 गुना कुशल है, बी जो है ए से, देखो ए और बी, कुशल का मतलब क्या होता है, कुशल का मतलब होता है इफिशियंट, यानी कि इफिशियंसी होती है उसकी, कि बी जो है वो ए से 3 गुना कुशल है, 3 गुना ज़्यादा अधिक कार्य करता है। यानी ए अगर एक दिन में एक काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इफिशियंसी का मतलब ये है कि 3 गुना कुशल है, यानी कि ए अगर एक दिन में एक काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। अब देखो टोटल काम, देखो ए किसी कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देता है 96 दिनों में खत्म कर देता है, और एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, एक दिन में वो एक काम करता है और कितने दिन तक करता है 96 डेज तक करता है, तो टोटल काम कितना है 96 काम है टोटल, ठीक है। अब उस टोटल काम में से ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, ए ने अगर 24 दिन तक अकेले कार्य किया और वो एक दिन में एक ही कार्य करता है तो 24 दिन में 24 कार्य किया होगा उसने, 24 दिन में जब 24 कार्य किया होगा तो अब बचा कितना कार्य, तो उसमें बचा 6 में से 4 के 2 और ये 72 कार्य बचा, ठीक है 72 कार्य बचा। जिसके बाद बी उससे जुड़ गया तो बी भी उससे जुड़ गया, पहले ए अकेले कार्य कर रहा था तो बी उससे जुड़ जाता है, वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ए करता है एक दिन में एक काम, बी करता है एक दिन में 3 काम, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में 4 काम करेंगे एक दिन में, शेष कार्य कितना है 72। तो 72 कार्य को जब वो दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो वो 18 दिनों में खत्म कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 18 डेज, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 जो था आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो मेरे पास कोई माइक है नहीं और ना मेरे पास कोई ऐसा कंप्यूटर लैपटॉप जो मैं एकदम प्रोफेशनल वीडियो बना सकूं, तो आप लोग बोलते हो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं और मतलब सॉल्यूशन करवाता हूं, आपको पसंद है इसलिए, और मुझे ही पसंद है मैथ्स पढ़ाना इसलिए। तो आज मतलब मेरे पास माइक तो है ही नहीं, तो लेकिन आज ऐसी जगह मिली थी जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसके आप मतलब एडजस्ट कर लेना बैकग्राउंड नॉइज़ को। आज ही ऐसा हुआ है, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट सॉल्यूशन में, धन्यवाद।